हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में एक नए टॉपिक 9th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं कुछ विशेष जानकारी ब्रिक्स के बारे में देना चाहूँगा। ब्रिक्स नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था और इस ब्रिक नाम की जो अवधारणा थी वो 2001 में गोल्डमैन सैक नामक अर्थशास्त्री ने दी थी, जो कि 4 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के शुरुआती लेटर्स के नाम के साथ में दी गई थी। फिर उसके साथ में 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी जो कि रशिया में हुई थी। उसके बाद 2010 में इससे साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ था और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, इसके मैं आंकड़ों की बात करूं तो ये जनसंख्या यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर जनसंख्या के मामले में बात करूं तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 43% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ग्लोबल जीडीपी में इसका 23% शेयर है तथा ये ग्लोबल ट्रेड में 17% शेयर करता है। अब मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो कि बताया 9th ब्रिक्स शिखर समिट जो हाल ही में चीन के शहर श्यामिन में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि बेहतर भविष्य के लिए सशक्त साझेदारी। और इस सम्मेलन में बेसिकली बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है ऐसे तो, लेकिन आतंकवाद का जो मुद्दा उठाया गया था वो बहुत ही चर्चा में रहा है। और इस सम्मेलन के मुद्दों की बात करूँ तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और फाइनली मैं बात करूँ तो आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख रहा है। तो दोस्तों, इस सम्मेलन की सफलता भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि रही है, क्योंकि जो चाइना आज से पहले तक कई सारे टेरर ग्रुप्स पर अपना वीटो इस्तेमाल करता था यूनाइटेड नेशन में, उसी ने अपनी धरती से आतंकी संगठनों के विरुद्ध एक सख्त रवैया अपनाने के लिए जोर दिया गया है। तो इस सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर सर्वसम्मति से आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने पर जोर दिया है तथा आतंकी संगठनों को जो देश या जो भी ग्रुप सहयोग देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, इस तरह का इस श्यामिन डिक्लेरेशन में बोला गया है। तो उसके अलावा भी सबसे बड़ी बात है, इसमें आतंकी संगठनों का नाम भी दे दिया है। इसमें 10 आतंकी संगठनों का नाम मेंशन किया गया। इसमें 3 आतंकी संगठनों का नाम तो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों में से है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा या फिर जैसे मोहम्मद या फिर हक्कानी नेटवर्क एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अभी इस समिट की एक और ख़ास बात थी ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस एक ऐसी अवधारणा है जो कि चीन के द्वारा अपनाई गई है। इसमें बेसिकली ब्रिक्स नेशंस जो कि 5 नेशंस हैं ऑलरेडी अभी, उसमें कुछ दूसरे एशियन नेशन को भी इसमें ऐड करने पर या फिर साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको जोड़ने पर जोर दिया गया है। साउथ कॉरपोरेशन पे इसमें जोर दिया गया है। बेसिकली अभी भी इस समिट में चाइना ने कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया था इस सम्मेलन के लिए। वो हैं तुम्हारी केन्या, मैक्सिको, थाईलैंड, गिनी, मिस्र और ताजिकिस्तान। तो अब मैं इस सम्मेलन में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत देर से हैं, उनके बारे में उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या चाइना और इंडिया के संबंधों में अब सुधार होगा, जो कि इतने दिनों से तनाव की स्थिति डोकलाम में बनी हुई थी, काला पानी में हाथ से देख ही लिए थे, आपने लद्दाख में देख ही लिए थे, सीपैक को लेकर तनातनी बनी हुई थी। उसके अलावा क्या चाइना अब मसूद अजहर जैसे आतंकी संगठन पर यूनाइटेड नेशन में वीटो लगा पाएगा? क्या पाकिस्तान अब चाइना पर भरोसा उसी तरह करता रहेगा जिस तरह पहले करता था, या फिर क्या चाइना अब अपनी तरफ से सफाई देगा पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के बाद? क्या ब्रिक्स प्लस क्या है ये जो मैं बता चुका हूँ? क्या एनडीबी आगे आईएमएफ को टक्कर दे पाएगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ विशेष ध्यान देता है? क्या आगे बात करूँ तो ब्रिक्स के अचीवमेंट हैं, क्या ब्रिक्स का फेलियर रहा है अब तक? तो दोस्तों, इन सब क्वेश्चनों में विस्तार से बताऊंगा बाद में।
तो अभी हम चलते हैं xiamen डिक्लेरेशन की तरफ, जो कि इस समिट का मुख्य हिस्सा रहा है। तो xiamen डिक्लेरेशन में बेसिकली EMDC की बात की हुई है। EMDC में मतलब इमर्जिंग मार्केट एवं डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो ब्रिक्स प्लस है वो एक तरह का सेम कंसेप्ट है। तो EMDC कंट्रीज के साथ में कॉपरेशन को बढ़ाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा ब्रिक्स लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। उसके अलावा ब्रिक्स लोकल करेंसी बॉन्ड फंड को भी एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। उसके अलावा बोलूँ तो फाइनेंशियल मार्केट को इंटीग्रेट करने की भी बात की है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो BIFN यानी कि ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क की भी बात की गई है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि R&D इनोवेशन, या फिर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और दूसरे सेक्टर्स जैसे कि पावर सेक्टर, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और बाकी जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं उनका कम से कम यूटिलाइजेशन करने पर जोर दिया गया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज पर इस डिक्लेरेशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और एक और ख़ास पॉइंट है इस डिक्लेरेशन का, वो है ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों इस सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद देखते हैं ये मुद्दे कितने कारगर होते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ब्रिक्स अचीवमेंट क्या रहे हैं अब तक। तो ब्रिक्स अचीवमेंट की बात करूं तो काफ़ी ठीक ठाक रहा है। 2008 के बाद से जो ब्रिक्स का पाथ है उसमें बात करूं तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 2014 के फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किया गया था। और कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि CRA। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जब कोई भी ब्रिक्स नेशन यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरता है तो उस समय उसको सपोर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा ब्रिक्स नेशंस की बड़ी अचीवमेंट है वो है ये पूल फंडिंग कर रहे हैं हाईटेक रिसर्च के लिए। उसके अलावा बात करूँ तो इनका जनसंख्या की बढ़त यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं बात करूँ ब्रिक्स फेलियर क्या है। ब्रिक्स फेलियर के भी कई सारे रीजन में दे सकता हूँ कि हमेशा या अक्सर बोलूँ तो चाइना और इंडिया में तनाव की स्थिति बनी रहती है। और दूसरा बात करूँ तो इन सारी कंट्रीज़ में जो कल्चरल कनेक्शन है वो इतने अच्छे नहीं हैं। सब डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर हैं, उनमें उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और भी कई कारण हैं जो कि अभी जो वैश्विक समीकरण बना हुआ है, जैसे चाइना रसिया की तरफ ज़्यादा संबंध बना रहा है, उसी तरह से इंडिया US की तरफ ज़्यादा संबंध बना रहा है। तो इस तरह के संबंध ब्रिक्स में बिखराव पैदा कर सकते हैं आगे चल के। और अगर मैं इसका वे फॉरवर्ड की बात करूं तो वे फॉरवर्ड में तो यही है कि इंडिया अपना पड़ोसी देश के साथ में जैसा कि नेवर फर्स्ट की पॉलिसी अपनाए और उसके अलावा चाइना के साथ अपने संबंधों में सुधार करे। इवन चाइना भी इंडिया के साथ संबंधों में सुधार करे। उसी के साथ अलावा मैं बात करूं तो इस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। और छोटी कंट्रीज जो डेवलपिंग इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनको भी इसमें हिस्सा लेने के लिए शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसमें बिखराव पैदा कर सकती हैं, उनको नहीं शामिल करना चाहिए। लोगों इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे ऐसी कौन सी कंट्रीज जो इनमें बिखराव पैदा कर सकती हैं। और ये मंच एक बहुत ही बढ़िया मंच है जो कि वैश्विक लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, जैसे अफ़गानिस्तान की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, आतंकवादी संगठन हो गए, इन जैसे बहुत ही जो आजकल। और एक और मुद्दा है जैसे मैं बात करूँ शरणार्थी की समस्या। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर ये ब्रिक्स मंच अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा तो डेफिनेटली ग्लोबल मंचों पर इसकी एक और नई पहचान बनेगी। जो अभी ऑलरेडी है वो बहुत ही अच्छी है वैसे तो, फिर भी ब्रिक्स को आगे की दिशा में हमेशा अग्रसर और अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मैं कल हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच।